नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वाति शिखा और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम रियल बाजार में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम बात करेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों के बारे में और इस बार मैं बात करने वाली हूं आपसे हाउसिंग लोन के बारे में। हाउसिंग लोन लोगों के घरों के सपनों को पूरा करने के लिए एक अच्छा माध्यम है, एक सशक्त जरिया है, लेकिन इसकी भी अपनी एक प्रक्रिया है और जानते हैं इसकी क्या क्या प्रक्रिया है, क्योंकि प्रक्रिया को पूरी किए बगैर लोन की स्वीकृति नहीं होती है। तो आइए जानते हैं इनकी बारीकियों को। मनुष्य की बुनियादी जरूरतों में से एक है मकान। हालांकि रोटी कपड़ों के बाद ही इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन ये ऐसी जरूरत है जिसकी पूर्ति कम पैसों में नहीं की जा सकती। मकान के लिए लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत होती है और सामान्य तौर पर हर कोई इसकी आपूर्ति नहीं कर पाता। ऐसे में उसे जरूरत पड़ती है लोन की, होम लोन की। एक हर आदमी को एक मकान हो, इस सरकार का एक ख्वाहिश है। उस ख्वाहिश के तहत इसको किया गया है और इसलिए नेशनलाइज्ड बैंक उसमें आपको प्रोत्साहन देता है। प्रोत्साहित बैंक कोशिश करता है कि आपको ये हो। आम लोगों के घरों की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध होती है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकों ने हाउसिंग लोन का प्रावधान किया है। साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक इसे सरल और प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर बैंकों को गाइडलाइंस भी जारी करती रहती है। जहां एक ओर बैंक होम लोन के द्वारा आम लोगों के घर के सपने को साकार करने में कोई कोताही नहीं करती है, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर भी कोई समझौता नहीं करती कि लोन गलत हाथ में चला जाए। सही लोगों की तफ्तीश के लिए बैंकों के पास कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट होते हैं। हमारा बैंक की तरफ से एक फॉर्मेट बना हुआ है कि हमारे सैलरीड हैं तो उनके लिए अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है, अगर बिजनेसमैन हैं उनको अलग अलग डॉक्यूमेंट का डिमांड हम लोग करते हैं। उसमें यही होता है कि सोर्स ऑफ इनकम मेन होता है। तो अब जैसे सैलरीड पर्सन है तो हम लोग सैलरी स्लिप मेन होता है, उनका फॉर्म 16 2 इयर्स का होता है। अगर बिजनेसमैन है तो 3 इयर्स का विथ बैलेंस शीट और विथ बिजनेस प्रूफ, वो अपना कंप्यूटेशन शीट के साथ ITR का रिटर्न फाइल करके देते हैं 3 साल के लिए, वो ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग लीगल और वैल्यूएशन कराते हैं कि प्रॉपर्टी सही है गलत। हमारे पैनल एडवोकेट होते हैं और वैल्यूअर होते हैं। ठीक है, हु विल टेक केयर अबाउट द लीगल वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू क्या है। अभी आमतौर पर लोन देने के फिक्स्ड फॉर्मेट होते हैं। यदि ऋणकर्ता नौकरी पेशा वाला नहीं है तो उसके पिछले 3 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न की स्थिति कैसी है और क्या ऋणकर्ता आर्थिक रूप से सक्षम है। हमारे यहाँ जो ट्रेंड है बेसिकली, हमारे बिहार में ज़्यादा जो ट्रेंड है, नेशनलाइज्ड बैंक हमेशा गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रेफर करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका सैलरी स्लिप इज़ मोर देन सफिशिएंट। वो एक बैंक का एक नॉर्म्स है जो वो देखता है कि आपकी सैलरी कितनी है, उसका कितना % हम आपको लोन के तौर पे दे सकते हैं। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में सैलरी वगैरह में तो उसकी सैलरी स्लिप भी अगर MNC वगैरह में तो बैंक सपोर्ट करती है। परंतु सपोज दैट आप प्राइवेट बिजनेस में हैं, अपना ओन बिजनेस चला रहे हैं, आप कोई अपना प्रोफेशन चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बैंक नॉर्मली जो मांगती है आपका इनकम टैक्स पिछला 3 साल का रिटर्न, वो देखने के लिए कि क्या ट्रेंड है, आप कितना इनकम शो करते हैं। द बेसिक पर्पस बैंक का बस वही है, ये जानना कि आपका इनकम कितना है। वो सैलरीड होना चाहिए। अगर बिजनेसमैन हैं तो ऑथेंटिसिटेशन होना चाहिए कि हाँ भाई हम बिजनेस में हैं। उनका कागज़ हम लोग लेते हैं कि उनका बिजनेस का प्रूफ क्या है इसके लिए, और उनके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि रेगुलर रिपेमेंट का कैपेसिटी होना चाहिए। ठीक है, कि रेगुलर इनकम हो रहा है। सैलरीड हैं तो हर महीना उनका सैलरी आ रहा है। बिजनेसमैन है कि उनका स्टडी इनकम सोर्स जो इनकम होगा वो स्टडी होना चाहिए, वो हर महीने वो आराम से हमारा रिपेमेंट दे सकें। इसके लिए बैंकों की पहली प्रक्रिया होती है राइट पर्सन का वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन के बाद शुरू होती है प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन, यानी संपत्ति का आकलन, जिसके आधार पर लोन लिया जा रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें मॉर्गेज की जाने वाली संपत्ति का ब्यौरा, उसकी लीगैलिटी की जांच इत्यादि जैसी अहम बातों की तफ्तीश, ताकि लोनी द्वारा ऋण नहीं चुका पाने की स्थिति में बैंक मॉर्गेज प्रॉपर्टी की नीलामी से ली गई राशि को वसूल सके। बैंकिंग एक प्रक्रिया है,
बैंक के अपने कुछ डिफाइंड रूल्स हैं, कुछ रूल्स आरबीआई के द्वारा है, कुछ बैंक के अपने गाइडलाइंस है। किसी भी पर्टिकुलर लोन को देने के लिए ये बेसिक नॉर्म्स है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये उन्हें चाहिए ही चाहिए। अब आदमी को जब वो समझ में नहीं आता या बातें नहीं समझ पाती है कि ये ज़रूरत कहाँ है। अब जैसे कि सिंपल सी बात है, हम आपके अपार्टमेंट को लोन देने जा रहे हैं, आप एक अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, उसके लिए बैंक एक लोन देने जा रही है, तो बैंक तो वो लीगल डॉक्यूमेंट देखेगी कि जिस ज़मीन पे वो अपार्टमेंट बन रहा है वो तो डिस्प्यूटेड नहीं है। क्योंकि जब तक आप लोन पेड नहीं करते हैं, तब तक तो वो बैंक की संपत्ति, एक तरह से वो बैंक के पास मॉर्गेज है, तो वो बैंक उस संपत्ति को मॉर्गेज कैसे कर ले जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है। तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगेगी, तो वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत लीगल का ओपिनियन वगैरह है। आम आदमी को लगता है कि ये क्या बर्डन है, उसके लिए बैंक के कुछ चार्जेस फिक्स है कि जो हमारे लीगल ओपिनियन का लगेंगे। दूसरा वो देखना है कि वो मकान जो बना हुआ है वो क्या अप्रूव्ड नक्शा से बना हुआ है कि नहीं। फिर बैंक आदमी को लगता है कि अब वो नक्शा वाला कहाँ से लाए। अपार्टमेंट वाला में तो चलो बिल्डर सारा डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर देता है, नॉर्मली ऐसा प्रॉब्लम उसमें नहीं आता है। परंतु आज के दिन में जो आप गली मोहल्ले में अपनी मकान बना रहे हैं, तो नॉर्मली तो आप नक्शा अप्रूव करने नहीं जाते हैं, मकान तो आप दीवारें सटा के खींच के बना लेते हैं। तो दोस्तों, जहां आपने देखा कि होम लोन आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए एक माध्यम है, एक जरिया है, लेकिन वहीं बैंक भी इस बात की तफ्तीश करती है कि लोन कहीं गलत हाथों में ना चला जाए। ऐसे ही महत्वपूर्ण और अहम बातों की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अभी समय हो चुका है एक ब्रेक का। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी बिहार और झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रियल बाजार में। ब्रेक पे जाने के पहले हमने यह देखा कि कैसे होम लोन एक प्रक्रिया है और बैंक भी इस बात की तफ्तीश करती है कि लोन गलत हाथों में नहीं चली जाए। वहीं पर ग्राहकों को भी यह है कि वह जानकारी रखें कि कौन सी बैंक आपको कम से कम दरों में लोन दे रही है और आप ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। कभी कभी बैंकों की इस प्रक्रिया को आम लोग अपने विरुद्ध मानते हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक ऐसी प्रक्रिया लाजमी है। हाँ, प्राइवेट बैंकों की प्रक्रिया जरूर राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में सरल होती है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ऋणकर्ता को इसमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे बैंकों में लोन के अगेंस्ट काफी अंडरकटिंग होती है जो व्यक्ति जल्दबाजी में ध्यान नहीं दे पाता। प्राइवेट बैंक्स के लोन जो आप लेते हैं, तो प्राइवेट बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्राइवेट बैंक अपना एक टर्म्स फिक्स किए हुए है, उससे आप डिविएट नहीं करेगा। क्योंकि प्राइवेट बैंक में लोन गिविंग इज बिजनेस। पूरा सिनेरियो आप ऐसे समझिए कि उनके यहाँ लोन एक बिजनेस है, वो बिजनेस टर्म्स में करते हैं। नेशनलाइज बैंक में एक सोशल वेलफेयर का भी काम है, ये नहीं है कि खाली बिजनेस है। हाँ, तो फर्क है दोनों के अप्रोच में फ़र्क है। हो सकता है नेशनलाइज बैंक में आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे, ज़्यादा ये करे, जो प्राइवेट बैंक तुरंत दे देते हैं। नेशनलाइज बैंक्स में डॉक्यूमेंटेशंस का प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में डॉक्यूमेंटेशन का उतना प्रॉब्लम नहीं है। जानकारों के मुताबिक जहां एक ओर होम लोन घर की आकांक्षाओं को पूरा करता है, वहीं दूसरी तरफ ऋणी को इनकम टैक्स में भी रिबेट दिलाता है। इसलिए कार लोन की अपेक्षा अधिक ब्याज होने के बावजूद भी लोग होम लोन को प्राथमिकता देते हैं। एक तो होम लोन में इनकम टैक्स का रिबेट मिल गया, उस प्रॉपर्टी का हमको एस्केलेशन भी हो रहा है। आज प्रॉपर्टी हम 10 लाख में लिए हैं, 5 साल बाद प्रॉपर्टी मेरा 20 लाख हो जाएगा, 30 लाख हो जाएगा। होम लोन को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है। समय समय पर विज्ञापन द्वारा आम लोगों को इसके प्रति आकर्षित किया जाता है, ताकि घर के सपने के साथ इनकम टैक्स में भी छूट पाई जा सके। लेकिन ये बात भी साफ है कि बैंक हाउसिंग लोन मकान फ्लैट खरीदने या जमीन पर मकान बनाने के लिए देती है, न कि जमीन खरीदने के लिए। जानकारों के मुताबिक अपार्टमेंट के लिए लोन की प्रक्रिया आसान होती है, जबकि जमीन पर मकान बनाने के लिए थोड़ी जटिल प्रक्रिया से लोनी को गुजरना होता है। अब वहाँ पे एक चीज़ और समझने की होती है। अब अगर हम किसी अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद रहे हैं, तब तो वो ठीक है कि वो फ्लैट का जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह, अपना जो बैंक का अपना लीगल वेरिफिकेशन है कि लीगल ऑनरशिप क्लियर है कि नहीं, नक्शा अप्रूव्ड है कि नहीं, वो सब। परंतु अगर किसी हम जमीन पे जाकर मकान बनाना चाहते हैं,
सपोज दैट कि आपके पास अभी कुछ नहीं है, आप एक ज़मीन लेंगे और ज़मीन पे आप मकान बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको पैसा चाहिए ज़मीन खरीदने के लिए। तो नॉर्मली एज पर आरबीआई टर्म्स बैंक सिर्फ ज़मीन खरीदने का लोन नहीं देती है। हाँ, आपको एक जॉइंट प्रपोजल देना होगा, कंप्लीट प्रपोजल देना होगा कि हम ये ज़मीन लेंगे, फिर इस ज़मीन पे हम ये मकान बनाएंगे। उसका एक आर्किटेक्चर एक अप्रूव्ड देगा कि मोटा मोटी इतना स्क्वायर फीट में अगर मकान बनना है तो ये उसकी कॉस्टिंग आती है। उसके आधार पे बैंक आपको लोन अलाउ करती है ज़मीन खरीदने के साथ भी लेके। परंतु आप कहेंगे कि नहीं, मकान हम 20 साल बाद बनाएंगे, हमको सिर्फ आज ज़मीन खरीदने का पैसा दीजिए, तो नॉर्मली वो आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से पॉसिबल नहीं कि आपको सिर्फ ज़मीन खरीदने का पैसा दे। हालांकि बैंक लोन संबंधित सारे मुद्दे भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइन से ही निर्धारित होते हैं। बावजूद इसके लोन पर बैंकों द्वारा अलग अलग ब्याज लिए जाते हैं। नेशनलाइज्ड बैंकों के ब्याज प्रतिशत में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है, जबकि प्राइवेट बैंकों का ब्याज दर अपेक्षाकृत काफी ज्यादा होता है। हो रही है बेसिकली तो होम लोन जब हम रेसिडेंशियल यूनिट्स के लिए देते हैं, या फिर हम जब कोई अपार्टमेंट्स में कोई हम ऑफिसेज ले रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट। बट जब हम कोई रेसिडेंशियल यूनिट ले रहे हैं, चाहे अपार्टमेंट या अपना घर बनाना, तो उसके लिए जो होम लोन है बेसिकली वहाँ पे हर जगह वो रेट 10, 10.5, 9.75 से लेकर जितने भी नेशनलाइज बैंक है उसमें रेट लगभग उन्होंने यही लिया है। गवर्नमेंट आरबीआई की तरफ से वो डिसाइडेड रहता है कि उनके बेस रेट पे इतना प्लस करके 2% प्लस करके लेंगे, जनरल एडवांसेज है तो 4% प्लस करके लेंगे। तो होम लोन का बेसिक रेट यही के आसपास आपको मतलब कि 9.76 से लेकर 10.5% के आसपास वेरी करते रहता है। अभी तक यह बात साफ हो चुकी है कि होम लोन एक प्रक्रिया है जो घर के सपनों को साकार करने में मदद करती है। उसके साथ साथ ये इनकम टैक्स में भी रिबेट दिलाती है। तो इसके काफ़ी सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन इसकी अपनी भी कुछ खामियां हैं, कुछ जोखिम है। तो ग्राहकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन खामियों और जोखिमों की भी जानकारी रखें। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करते रहेंगे, इन बिंदुओं से भी मैं आपको अवगत कराती रहूंगी। लेकिन फिर से एक समय हो चुका है ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है रियल बाजार में। हमने देखा कि हाउसिंग लोन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बैंक के मैक्सिमम कैपिटल्स लगे होते हैं। इसलिए जरूरी है ग्राहकों को भी कि वह इसकी बारीकियों को समझे, इसकी जटिलताओं को समझे, ताकि वह जल्द से जल्द ऋण मुक्त हो सके। बैंकों द्वारा लोन की स्वीकृति मिलने के बाद शुरू होती है लोन वापसी की प्रक्रिया, जो ऋणी यानी लोनी को करनी होती है। लोन चुकाने की स्थिति में ऋणी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि समय पर ऋण का भुगतान करता जाए। अगर किसी कारण से नहीं दे सके तो फिर आप बैंक के चक्कर में पड़ गए। दूसरा है कि अगर आप रेगुलर पेमेंट नहीं किए तो इंटरेस्ट जो है दीमक की तरह है, इतना फास्ट ग्रो करता है कि आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए उस सब चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो मकान आया उसमें रेंट लगा दिया तो आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस रेंट को बहुत लोग अपना दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर लेता है, तो फिर लोन पेमेंट नहीं किया कि ठीक है अब देंगे, आज नहीं देंगे कल देंगे। तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। वो डिसिप्लिन अगर है तो सक्षमता बहुत माने नहीं रखता है, उससे ज़्यादा माने रखता है कि हर आदमी में अपना एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम जो पैसा मेरा है उस पैसा को अपना अलग करके उसको होम लोन में ही पेमेंट करें। मैं लोन लिया है, बैंक लोन जो है एक कर्ज है, उस कर्ज को समझ के कर्ज को वापस करना मेरा एक कर्तव्य है। ये सोच के करेगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इस सोच के नहीं करता है बहुत लोग, तो बहुत लोग परेशानी में भी पड़ते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है या आ सकती है जिस वक्त ऋणी लोन का ईएमआई भरने की स्थिति में नहीं होता और आरबीआई के अनुसार लगातार 3 बार ऋण भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसे डिफॉल्टर मान लिया जाता है और बैंक वहीं से सरफासी एक्ट के माध्यम से नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सरफासी लॉ अभी इतना बड़ा है कि मेरा बैंकिंग लॉ में अभी पड़ा हुआ है, केस पड़ा हुआ है डीआरटी में, फिर भी सरफासी में बैंक को पावर दिया गया है कि आप उसको ले लीजिए। मार्डिया केमिकल्स में डिसाइड कर लिया गया कि नहीं, आप उसको बैंक उसको एक्वायर कर सकता है। हिंदुस्तान में बैंक को सिक्योर्ड रखना बहुत ज़रूरी समझा गया है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को सिक्योर्ड रखना, क्योंकि इतना तरह का फ्रॉड होता है, इतना डिफाल्केशंस होता है,
कि लोग इंस्टीट्यूशंस को सिक्योर नहीं रखेगा तो कल पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वो साइफन हो जाएगा। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन को सिक्योर रखने के लिए सब लॉ बनता है और उनको सिक्योर रखा गया है और लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए भी रखा गया है। आप जो हैं अगर कोई कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज लेने के बाद उसका आप पेमेंट करिए, ये नहीं कि उसको लेके अपने रख लिया, ये गलत है। किसी समय बैंक में भी ये प्रोविज़न है कि कभी भी आपके ऊपर कोई विशेष विपत्ति पड़ जाती है, सपोज दैट कि ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस आता है, आपके यहाँ कोई ऐसी विशेष आर्थिक परिस्थितियाँ आ गई कि आप 2-4 इंस्टॉलमेंट नहीं भी भर पा रहे, तो आप मैनेजर को उसका प्री में इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आप उससे मांग सकते हैं कि सर हाँ, ये 3 महीने बाद हमने इसको जो बैकलॉग है मैं पूरा कर लूँगा। क्योंकि बैंक का तो नॉर्म अपनी जगह आरबीआई का बहुत ही कठोर है कि आपका अगर रिपेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट अगर ओवर ड्यू हो जाता है, मतलब कि वो टाइम से अगर पेमेंट नहीं होता है, मात्र 3 इंस्टॉलमेंट, तो वो लोन को एनपीए मान लेता है, दैट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसके तहत वो लोन अब वो बैड लोन के कैटेगरी में आ गया और उसकी रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे लोन चुकाने की प्रक्रिया में डिसिप्लिन बरतना निहायत ही जरूरी है, वैसे ही लोन लेते वक्त ये भी देखना कि बैंक कितना प्रतिशत प्रोसेसिंग फी ले रहा है। प्रोसेसिंग फी को लेकर कुछ बैंक ग्राहकों से ज्यादा चार्ज कर देते हैं। लोन के साथ साथ इंटरेस्ट के अलावा प्रोसेसिंग चार्ज के और बाकी इंश्योरेंस चार्ज के रूप में क्या क्या पेमेंट करना है, कभी कभी पार्टी को ये पता ही नहीं रहता है। कोई बैंक में ये 2% है, किसी में 2.5% है, किसी में 0.5% है, तो ये वैरी करता है। तो ये भी एक बड़ा हेवी अमाउंट है जो आपको शुरू में ही लग जाता है। लीगल ओपिनियन चार्ज जो बैंक, मैंने बताया कि लीगल डॉक्यूमेंट क्लियर करने के लिए बैंक लेता है, तो ये भी बैंक टू बैंक वैरी करता है। तो सपोज दैट कि हमें बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग रहा है और लीगल प्रोसेसिंग और ये सब ज़्यादा लग रहा है, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट भी देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो बात ले दे कि हमको ज़्यादा ही पड़ रहा है या कम पड़ रहा है। तो आज के दिन में उपभोक्ता उतना जागरूक है और सारा डिटेल इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। लेकिन एक फाइनल क्वेरी उनसे एक लेटर में आप मांगे या डिटेल में मांगे तो बैंक भी देती है कि हमारा लोन का साथ में क्या क्या चार्जेस वगैरह इंक्लूड है। भुगतान और प्रोसेसिंग फी के अलावा एक और अहम बिंदु है जिस पर ऋणी को ध्यान देना जरूरी है। ऋण लेते समय ये तय करना होता है कि ऋण की अदायगी कितने सालों में की जाएगी। साथ ही साथ ये भी तय होता है कि लोन पर लिए जाने वाले ब्याज दर फिक्स रहेंगे या फ्लेक्सिबल। इसके साथ ही ऋणी को अर्ली और लेट पेमेंट जैसे क्लाउजेस पर भी ध्यान देनी चाहिए। बैंकों में भी है और कहीं कहीं नेशनलाइजों में भी है कि अगर आप लोन सपोज दैट 20 साल का टर्म्स पे लिए और 10 साल के बाद लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, ये लोन को हम रिपेमेंट करके इसके भार से मुक्त होना चाहते हैं, तो बहुत सारे बैंकों ने अर्ली पेमेंट क्लाउज लगाया है। दैट मीन्स कि आप लोन को जल्दी देना चाहते हैं तो आपको रिबेट नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वो कुछ पैनल इंटरेस्ट एडिशनल चार्ज करते हैं, 0.5%, 1%, 2%, वो लोन अमाउंट का कुछ वो चार्ज करते हैं कि आपको, मतलब वो बैंक वो मानते हैं कि हमारा प्लानिंग था कि इससे आपसे इतना दिन तक हमको इंटरेस्ट अर्न करना था और ये इंटरेस्ट मेरा यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो वो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये भी एक मायने की चीज़ है कि सपोज दैट कि आप कल को आपको बाद में मालूम चले कि किसी और बैंक ने लोन का इंटरेस्ट काफ़ी कम रखा है, 1% आधा % भी इसमें मायने रखता है चूँकि अमाउंट हेवी होता है, और आप इस बैंक से छोड़ के उसमें शिफ्ट करने जा रहे हैं दूसरे बैंकों में, तो इसका मतलब हुआ कि इसको तो आप पूरा क्लोज करेंगे और वहाँ से बाकी पैसा उठाएंगे कि ताकि इसको क्लोज कर सके। और अगर ये प्री रीपेमेंट, अर्ली रीपेमेंट के नाम पे ये अगर हमें एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो हो सकता है कि वो जो हम इंटरेस्ट बेनिफिट के लिए वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं वो शिफ्ट नहीं कर पाए, हमें वो इंटरेस्ट बेनिफिट अल्टीमेटली मिले ही नहीं। वाकई में होम लोन बैंकों की सामाजिक सरोकार से जुड़ी व्यवस्था है ताकि लोगों की घर की जरूरत पूरी हो सके। साथ ही साथ लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि लिए गए लोन राशि को ब्याज समेत नियत समय पर चुका दें, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को वेरिफिकेशन की जटिल प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। पूरे एपिसोड में आपने देखा बैंक के हाउसिंग लोन की प्रक्रिया को, लोन के ऊपर लिए जाने वाले ब्याज दरों को और आम लोगों के द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों और जानकारियों के बारे में, ताकि बैंकों के साथ साथ आम लोगों का भी हित पूरा हो सके। प्रॉपर्टी से जुड़ी ऐसी ही बातें और जानकारी हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। आपके भी मन में अगर कोई सवाल है या सुझाव है या संदेश है तो हमें लिख भेजें हमारे मेल आईडी पर। हमारा मेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। इसी के साथ अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, इस वादे के साथ कि अगले सप्ताह हम फिर इसी जगह पर इसी समय आपसे मिलेंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ और मुद्दों को लेकर आपसे बातें करेंगे। तब तक के लिए हमें पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए।
नमस्कार।